आइजैक न्यूटन बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। जब आप दुनिया को समझने के लिए फिजिक्स के नए तरीके इन्वेंट करते हैं या उसे समझने के लिए नई थ्योरी देते हैं, और अगर वह थ्योरी सही निकल जाए और सक्सेसफुल हो जाए, तो बाद में लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग कहते हैं, हाँ, दुनिया ऐसे ही काम करती है। लेकिन जब आप उस थ्योरी को बना रहे होते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल और आप बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं। हर अजम्पशन के बारे में कई बार सोचते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का एक हिस्सा यह आइडिया है कि स्पेस और टाइम अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एब्सोल्यूट हैं। इसका मतलब है कि यह सब मीनिंगफुल है। यूनिवर्स में कोई प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है। आप कहीं भी हों, फिजिक्स के लॉज वही रहते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स में कोई प्रेफर्ड वेलोसिटी भी नहीं है। यह बात गैलीलियो ने समझी थी और न्यूटन ने इसे एक्सेप्ट किया। अगर आप पूरी दुनिया को 1 माइल पर आवर की स्पीड से लेफ्ट की तरफ मूव करा दें, तब भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखेगी। कोई एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेस्ट नहीं है जिसे आप मेजर कर सकें, लेकिन स्पेस है और टाइम है, और सभी लोग एग्री करते हैं कि ये दोनों क्या है। जब मैं कहता हूं कि मैं किसी दूसरे पॉइंट से 1 माइल दूर हूं, तो यूनिवर्स का हर व्यक्ति एग्री करेगा कि हाँ, डिस्टेंस 1 माइल ही है। जब मैं उंगली स्नैप करता हूं और कहता हूं जिस मोमेंट मैं स्नैप कर रहा हूं, उसी मोमेंट मान के चलिए आगरा शहर में एक खास चीज हो रही है, तो हर कोई एग्री करता है कि यह एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिर्फ आगरा शहर की बात के लिए नहीं है, बल्कि आप मान के चलो कोई अल्फा सेंचुरी या मार्स, कोई दूसरा ग्रह ले लो, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए भी ये सच मान ली जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये अजम्पशन पूरी तरह सही नहीं है। यह जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। इसकी शुरुआत 1800 में हुई, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर हुआ। बेन फ्रैंकलिन ने काइट उड़ाकर लाइटनिंग को स्टडी किया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फैराडे, एम्पियर और दूसरे साइंटिस्ट के काम को जोड़कर पूरी थ्योरी बनाई। मैक्सवेल ने रियलाइज किया कि यूनिवर्स में दो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने इक्वेशन लिखी जो बताती हैं कि ये फील्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और कैसे चार्ज्ड पार्टिकल को पुश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी से बहुत से लोग खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि मैक्सवेल की थ्योरी में स्पेस और टाइम की जिस तरह ट्रीट किया गया है, वह न्यूटन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा अलग है। न्यूटन मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कोई स्पेशियल वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशन एक स्पेशल वेलोसिटी बताती है, और वो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट। यह वह स्पीड है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं। इक्वेशन से लगता है कि हर ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को सेम मेजर करता है। यह एक कांस्टेंट ऑफ नेचर है। अब सवाल यह था, अगर लोग एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, तो सब स्पीड की लाइट को सेम कैसे मेजर कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम पर फिजिसिस्ट ने दशकों तक सिर पटका और बहुत ज़्यादा ताकत लगाई खोजने के लिए। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन बनाए गए। फिर 1995 में सॉरी फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन आए। उन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम में ट्रेवलिंग वेव्स मानने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद ही रियल चीज है। यानी कि आइंस्टीन ने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही एक अपने आप में इसका अपना एग्जिस्टेंस है। अगर इक्वेशन कहती है कि आ, हर कोई स्पीड ऑफ लाइट को सेम मेजर करता है, तो इसका मतलब है कि वाकई हर कोई सेम मेजर करता है। बस आपको स्पेस और टाइम के बारे में अपने आइडियाज को पूरी तरह बदलना होगा। 2 साल बाद आइंस्टीन के पुराने प्रोफेसर मैथमेटिशियन हरमन मिन्कोव्स्की ने कहा कि सही तरीका यह है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही चीज है स्पेस टाइम। डिफरेंट ऑब्जर्वर स्पेस टाइम को अलग अलग तरीके से स्पेस और टाइम में डिवाइड करते हैं। कोई एब्सोल्यूट सच नहीं है कि इस मोमेंट दूर कहीं क्या हो रहा है। यह इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। आइंस्टीन को शुरू में यह मैथमेटिकल अप्रोच पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि यह एक एक्स्ट्रा मैथ है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यह अप्रोच बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी सोच के साथ आइंस्टीन ने आगे चलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, जिसमें ग्रेविटी को स्पेस टाइम के साथ जोड़ा गया। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि यूनिवर्स में कोई प्रेफर्ड रेस्ट फ्रेम नहीं है और स्पीड ऑफ लाइट सभी के लिए सेम है। इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम आपस में ग्लूड हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब न्यूटन की ग्रेविटी को इस नए फ्रेमवर्क में फिट करना था। तो आइंस्टीन ने कोशिश की लेकिन फेल हो गए। उन्होंने रियलाइज किया कि ग्रेविटी एक नॉर्मल फोर्स नहीं है। ग्रेविटी की खास बात यह है कि हर ऑब्जेक्ट उस पर सेम वे में रिएक्ट करती है। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट सेम रेट से गिरते हैं। जैसे आप मान के चलो, आपने अ, कोई रुई गिराई या कोई बहुत बड़ा पत्थर गिराया, दोनों की गिरने की स्पीड सेम होगी। इससे आइंस्टीन को आइडिया आया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम की प्रॉपर्टी है। स्पेस टाइम की ज्योमेट्री कर्व्ड होती है या कर्व्ड हो सकती है, फ्लैट नहीं बल्कि बेंट और वार्प। मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व कहते हैं। यानी कि जैसे अगर आप सोच रहे हैं, जो मास है वो मूव जो करता है, एंड मास और एनर्जी जो स्पेस टाइम में किसी भी तरीके से मास मूव करेगा स्पेस टाइम से, तो वो कर्व उस कर्व को फॉलो करेगा और हम उस कर्वेचर को ग्रेविटी के रूप में फील करते हैं। 1915 में आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी कंप्लीट की। लगभग लगभग 10 साल लगे इसको कंप्लीट करने में। अब स्पेस और टाइम को समझने का मतलब बदल गया। टाइम भी स्पेस की तरह पाथ पर डिपेंड करता है। आपकी रिस्ट वॉच पर जो टाइम चलता है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप स्पेस टाइम में कौन सा पाथ लेते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है ट्विन पैराडॉक्स। एक ट्विन अर्थ पर रहता है, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रेवल करके वापस आता है। जब वे मिलते हैं, ट्रेवलिंग ट्विन यंगर होता है। टाइम स्लो नहीं, इसमें लगेगा कि टाइम स्लो हुआ। असल में टाइम स्लो नहीं होता। टाइम हमेशा 1 पर सेकेंड 1 चलता है। फर्क सिर्फ टोटल अक्यूमुलेटेड टाइम में होता है। ग्रेविटी में भी यही होता है। ब्लैक होल के पास जाने पर या ब्लैक होल के पास जाने वाला व्यक्ति वापस आकर यंगर होगा। इसको देख समझने के लिए आपको जो मूवी है उसका नाम है इंटरस्टेलर। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इसके जो आई थिंक डायरेक्टर थे या
इसको जो इसमें फिजिक्स के लिए हेल्प ली गई है वो साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे किप थॉर्नी ने उस मूवी की फिजिक्स को साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से रखा है, इसके लिए उन्हें सराहा जाना चाहिए। इट्स अ रियली फैंटास्टिक मूवी। फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज टाइम के पास और फ्यूचर में सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में टाइम की डायरेक्शन होती है। इसका रीजन है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। असल में एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। तो शुरुआत में जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, इट वाज डेवलपिंग फ्रॉम विच एवर थिंग, तब एंट्रोपी बहुत ही कम थी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जा रही है, जो एंट्रोपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक लो एंट्रोपी स्टेट से शुरू हुआ और तब से एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है। और हम पास्ट को रिमेम्बर करते हैं, ये भी बात सही है, फ्यूचर को नहीं। तो इसकी वजह एंट्रोपी ही है।